आम्ही भेटलो नव्हतो आणि आज मी संभाजीनगरला आलो तेव्हा एक इच्छा होती की अभिजितला भेटावं आणि एक सदिच्छा भेट म्हणूनच भेटण्याचा उद्देश होता आणि इच्छा असूनही जंतर मंतरला जाऊ शकलो नव्हतो म्हणून हे मला वाटलं की हे महत्त्वाचं आहे की मी युवा शक्तीच्या एक नेत्याला भेटायला पाहिजे आणि माझ्याबरोबर हम भारतचे के लोक चे फिरोज मिठीबोरवाला पण आम्ही आलो होतो आणि गांधी आणि जेनझी हे एक उदाहरण मला स्पेशली मी अभिजितला भेटायला उत्सुक याच्यासाठी होतो की मला त्यांचं अभिनंदन करायचं होतं की ज्या पद्धतीनं जंतर मंतरवर त्यांनी पूर्ण हे चळवळ केली ते माझ्यासाठी सत्याग्रहाचा एक पुनरावृत्ती होती आणि त्याला जेनझीनी ती केलं त्याच्यासाठी मी त्यांच्या नेतृत्वात त्याच्यासाठी भेटून त्यांना अभिनंदन द्यायला इच्छित होतो आणि ते भविष्यात काय करणार आहे त्याच्या बाबतीत त्यांच्याकडून जाणीव पण घ्यायची होती ते कारण होतं आणि मी फार आभारी आहे अभिजितचा की त्यांनी मला इतक्या प्रेमाने आपल्या घरात अवकाश दिला आणि भेटले. सर, एक मोठं आंदोलन केलं, एक मोठं यश पण म्हणतो. कसं बघता या तरुणांच्या सगळ्या आंदोलनाकडे? कारण बऱ्याच दिवसानंतर ती स्वतःची मोठी चळवळ उभी राहिली आणि एका मंत्र्याला राजीनामा सुद्धा द्यावा लागला. बिलकुल. आणि मला नेहमीच हे वाटायचं की देशचा युवा कधी जागृत होणार आहे आणि माझ्या जीवनकाळात हे झालं त्याचा फार मोठा आनंद आहे. पहिल्यांदा असं आनंदाने वाटतंय कि आता मी रिटायर होऊ शकतो. सर, हिंदी में बताइए सर, आज आपने अभिजीत जी की मुलाकात की है, क्या वजह थी और क्या बातचीत हुई? जंतर मंतर के आंदोलन में मैं जा नहीं सका था और उसके बाद अभिजीत को मिलने की तमन्ना थी, तो जब संभाजीनगर आने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि अगर हो सके तो इसी दरमियान मैं इस दौरे में ही मैं अभिजीत को मिल लूँ, क्योंकि दो कारण थे. एक तो फैसिनेशन था कि देश के युवा को जगाने वाला कौन होगा, कैसा होगा, वो देखे हम. और दूसरा ये भी था कि जिस तरीके से वो आंदोलन कंडक्ट किया गया और जिस संयम के साथ उस आंदोलन को पूर्णाहुति तक ले गए, उसमें मुझे सत्याग्रह की छवि बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही थी और उसके लिए भी मुझे अभिजीत का अभिनंदन करना था. तो ये मौका मिला. हम भारत के लोग के फिरोज़ मिठीबोरवाला, मैं गांधी MGM में गांधी सेंटर के जॉन, हम सब आए और इंद्रजीत जी भी है, हम सब आए और हम मिल पाए. ये हमारा सद्भाग्य था. इस प्रोटेस्ट के चलते जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा. बिल्कुल. किस तरीके का सक्सेस देखते हैं? सक्सेस ये इस बात का नहीं है कि किसी इंडिविजुअल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. सक्सेस इस बात का है कि ये सरकार को जवाब देने को मजबूर किया गया, जो 12 साल से इस घमंड में चल रही थी कि हमें कोई जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है हम पर और हम कोई सवाल का उत्तर नहीं देंगे. उनको जो सवाल का जवाब देना पड़ा, ये इस मुहिम का की सबसे बड़ी उपलब्धि. पुढे तुम्ही त्यांच्या सोबत जाऊन पुढच्या वेळेस आंदोलन असतील किंवा जी लढाई असेल ती लढणार? कोणती पण हक्काची लढाई असेल त्याच्यात मी नेहमी सहभागी होतो आणि ह्याच्यात पण मी होईन. पण ही लढाई मी जे सांगतो त्याच्यात नेतृत्व जेनझीचं आहे, म्हणजे मी सपोर्टरचा रोलच प्ले करू शकतो त्याच्यात. म्हणजे सोबत राहणार? जरूर राहणार. कांग्रेस जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो आंदोलन चल रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वो रेजोनेट हो रहा है. महाराष्ट्र में सब जगह से इसको प्रतिसाद मिल रहा है और उसमें भी एक नई बात जो दिखाई दे रही है कि जिसको आप जैन अल्फा बोलते हैं, वो जागरूक होकर प्रश्न पूछ रहा है अपनी समस्याओं के लिए. और ये कांग्रेस जनता पार्टी की सबसे बड़ी सक्सेस है कि जो 12 साल से हमको लग रहा था कि भाई कोई प्रश्न उठाएगा कि नहीं,
अब सब लोग प्रश्न उठाने लगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर थोड़ा अलग सवाल है, पुणे में एक केस चल रही है राहुल गांधी के खिलाफ में, तो उसमें सावरकर के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। गोपाल गोडसे और नथुराम गोडसे दोनों भी आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे, पहली बार सामने आया और उन्होंने खुद कहा। देखिए ये बात बहुत स्पष्ट थी, लेकिन आरएसएस की ये फितरत है कि वो हमेशा जिन लोगों से काम करवाता है उनसे दूरी बना के रखता है। तो ये अच्छा है कि सावरकर के वंशज ने ही इस असत्य के ऊपर से पर्दाफाश करके सत्य को उजागर किया। सर अभी अभी किरण रिजिजू ने कहा है जंतर मंतर के आंदोलन पर, वहाँ पे न कोई आदमी, किसी आदमी की मौत हुई है, न कोई सीरियस इंजर्ड हुआ है, न किसी को हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो जो लोग दिल्ली पुलिस को गालियां दे रहे हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ करना चाहिए और सरकार की भी तारीफ करना चाहिए। इस तरीके की बात किरण रिजिजू कह रहे हैं। किरण रिजिजू जी ये बात करे वो स्वाभाविक है, उनको वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन इसमें भी हमने हमारे युवाओं की तारीफ करनी चाहिए कि वो इतने संयम से बरते कि पुलिस को कोई कारण नहीं दिया कि वो जितनी हिंसा की उससे ज़्यादा हिंसा कर सके, और पुलिस ने हिंसा नहीं की ऐसा अगर किरण रिजिजू जी हमको समझाना चाहते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। डीसी के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने डीसी के उस पे जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन को, जिला परिषद जिडपीस को, साथ ही स्कूल और कॉलेजेस को कहा था कि किसी भी तरीके से जेनजी जो है सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल न हो। ये उन्होंने एक तरीके से ऑर्डर दिया था, अब वो ऑर्डर वापस ले लिया है, क्या लगता है आपको? ये वो भी उनको भी समझ में आया कि ये अब ऑर्डरों से रुकने वाली बात नहीं है, ये अब एक राष्ट्रीय आंदोलन और एक राष्ट्रीय मूवमेंट में बदल चुकी है, और ये इसको कोई रोक नहीं सकता, और इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया। गांधीजीचे बंधू तुमच्या भेटीला आलेले आहेत, नेमकी भेटीचं उद्देश काय आहे आणि त्या काय चर्चा झाली का? सर अभिनंदन करायला आले होते आणि सर सांगत होते की किती चांगल्या प्रकारे या देशाच्या जेनझीनी हे आंदोलन केले, आणि हे आंदोलन कुठं ना कुठं चालू असताना आमच्यावर आरोप लागले होते की देशविरोधी लोक आहे, हे लोक देशात काय म्हणतात त्याला अनार्की पसरवतील, अराजकता पसरवतील, आणि हे लोक देशावर प्रेम करणारे नाही आहे, देशविरोधी नारे लागतात, हे लागत आहेत. पण मला वाटते आज त्या सगळ्यांचं प्रश्नाचं उत्तर भेटलेलं आहे. महात्मा गांधींचा परिवार आज आमच्यासोबत आहे. ज्या महात्मा गांधींचा फोटो लावून आम्ही हे आंदोलन केलं, ज्यांच्या विचारावर आम्ही हे आंदोलन केलं, आज त्यांचा परिवार आमच्यासोबत आहे. याच्यापेक्षा मोठी अभिमानाची बात आमच्यासाठी तर काहीच नाही आहे. आणि आमच्यासाठी आमच्या देशभक्तीचं हे सगळ्यात मोठं सर्टिफिकेट आज इथे. ज्या लोकांनी गांधींना मारलं ते लोक काही वर्षांपासून गांधींचा विचारही मारायला बघत होते आपल्या देशात. गांधींना मारून त्यांचं मन नाही भरलं, त्यांचा विचारही त्यांना संपवायचा होता. पण या आंदोलनातून आम्ही सांगून दिले की गांधींचे विचार कधी मरणार नाही, महात्मा गांधी कधी मरणार नाहीत. जोपर्यंत हा देश आहे, हे संविधान आहे, हा देश गांधींच्याच रस्त्यावर चालेल. तुम्ही कितीही प्रयत्न करा, काहीही करा, महात्मा गांधी ह्या देशाची आत्मा आहे. हिंदी सर, आज तुषार गांधी आपके पास आए हैं, कैसा लग रहा है? ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जी का परिवार आज हमारे साथ खड़ा है. इस आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए. हमें देश विरोधी कहा गया, हमें कहा गया कि हम बस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हम हिंसक लोग हैं. लेकिन आज सर का यहाँ होना हमारे साथ ये दिखाता है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए थे वो गलत थे, क्योंकि महात्मा गांधी का परिवार खुद हमारे साथ है. इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे शांतिप्रिय होने का, अहिंसक होने का और देशभक्त होने का नहीं हो सकता. और एक विचारधारा है इस देश में जिन्होंने गांधी को मारा था, वो गांधी के विचारों को भी मारना चाहते हैं. पिछले कई वर्षों से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो गांधी के विचार भी ख़त्म कर दे. लेकिन जब तक ये देश रहेगा, गांधी जी के विचार कभी ख़त्म नहीं होंगे. गांधी जी इस देश की आत्मा है. हमारा आंदोलन जो था वो उन्हीं के रास्ते पर चला था और उन्हीं के रास्तों पर चलकर ही सक्सेसफुल हो पाया. अगर हम महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चलते तो हमें नहीं लगता हमारा आंदोलन कभी सक्सेसफुल हो पाता. और बार बार हमें कंपेयर किया जाता था कि देखो नेपाल में जो हिंसा हुई ये लोग भी वैसा ही करेंगे, देखो बांग्लादेश में जो हुआ ये लोग भी वैसा ही कहेंगे. और मैं बार बार यही कहता था, जब पूरी दुनिया गांधी से सीखती है. नेल्सन मंडेला, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी. मार्टिन लूथर किंग ने जो अमेरिका में लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी है. तो जब पूरी दुनिया गांधी जी के पास देखती है तो गांधी जी के अपने देश के युवाओं को कहीं बाहर देखने की क्या ज़रूरत है.
तुम्ही स्वतः म्हटले तुमच्या सोबत राहणार आहे पुढच्या काळामध्ये ऑफकोर्स आम्हाला त्यांची साथ लागेलच आणि आमच्यासाठी याच्यापेक्षा मोठी गर्वाची काही गोष्ट नसेल. तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डीसी के ऑर्डर दिया था कि शिक्षा विभाग हो गया, स्कूल विभाग हो गया, पुलिस हो गए, ऑफिशियली जो है जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था, लेकिन आज उन्होंने उस ऑर्डर को पीछे लिया है. किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो ऑर्डर आना ही गलत था, क्योंकि क्यों किसी को आंदोलन करने से रोकना चाहिए? ये तो फंडामेंटल राइट है, ये डेमोक्रेटिक राइट है. तो ऐसे ऑर्डर्स तो मतलब कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपको लोगों से डर लग रहा है, जो लोग अपनी बात रख रहे हैं उससे डर लग रहा है. तो ऐसे तो ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए और उन्होंने वापस लिया तो अच्छा किया, उन्होंने वापस ले लिया. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जितने भी एफआईआर हुए हैं वो आप दे दीजिए, एक साथ दे दीजिए, हम उनको 141 के तहत क्वैश कर देंगे. लेकिन सरकार ने वो दिए नहीं है. क्या 25 जुलाई को जो सरकार ने देश के सामने वादा किया था वो पूरा नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये सरकार कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रही है देश के युवाओं के साथ. और अगर ये लोग नहीं मानेंगे, पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे थे. जी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाकर ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम केसेस वापस नहीं ले सकते. और अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम केसेस क्वैश कर देंगे तो इन लोगों को दिक्कत क्या है? तो मतलब यही तो हम कह रहे हैं ना, एक जो चीज़ है जो हम बार बार कह रहे हैं, इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. अब जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट को आगे करते हो अपने गलत कामों के लिए, और जब आपको कोर्ट कोई आदेश देता है, जब आपको कोर्ट कोई चीज़ कहता है करने के लिए, आप करते नहीं हो. तो एक तरीके से ये लोग कोर्ट की इज्जत ये तो खुद ही नहीं कर रहे, और ये चाहते हैं कि सारे कोर्ट इनके हिसाब से ही चले. अभी रांका जी ने ट्वीट किया है कि वो राजस्थान जाने वाले जी. लेकिन स्कूल ठीक करो आंदोलन को देखते हुए राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि बिना किसी प्रिंसिपल के अनुमति के कोई भी तरीके का वीडियो या फोटो स्कूल में नहीं होगा और कोई बाहर का आदमी स्कूल को विजिट नहीं कर सकेगा. आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि किस बात की शर्म है आपको? अगर लोग वीडियो बना लेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी, और आपको इसी का डर है तो यार स्कूल अच्छे कर दो ना, स्कूल अच्छे कर दो, लोगों को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. उल्टा लोग फ़ोटो खींचकर डालेंगे कि देखो क्या कितनी बढ़िया स्कूल बना दी है. और ये जो मेंटालिटी है ना कि क्राइम को रोकने के लिए क्राइम छुपा दो, ऐसे नहीं होता है. मतलब ये तो वही बात हो गई, कोई आता है मर्डर करके चला जाता है, अब मर्डरर को पकड़ने की जगह क्या करते हो, आप डेड बॉडी छुपा देते हो. तो ये मेंटालिटी ठीक नहीं है. अगर आप चाहते हो कि आपकी बदनामी ना हो तो स्कूल ठीक कर दो. इस तरह के ऑर्डर लाने से क्या होगा? अब्दुल के जारी किया है जो पीएम फंड है उसके ऊपर क्या नहीं, वो तो मैंने वीडियो में ही कहा था कि 8,500 करोड़ पीएम केयर्स में पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर पीएम गवर्नमेंट ने करा क्या, एफडी डाल दी है. ये एफडी क्या रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखनी है? यहाँ पर हमारे देश के बच्चे रो रहे हैं कि हमारे स्कूल के लिए अच्छी सड़क कर दो, क्लासेस में बेंचेस लगा दो, पीने का पानी दे दो स्कूल में. एक तरफ बच्चे रो रहे हैं, और जब मैंने पूछा, अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल देख रहा हूँ, तो एक बात पता चल रही है कि फंड्स नहीं मिल रहे. तो एक तरफ हमारे देश के बच्चे रो रहे हैं अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए फंड्स ना होने के कारण, और दूसरी तरफ पीएम केयर्स में 8,500 करोड़ पड़े हुए हैं जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है. तो किस चीज़ के लिए रोक कर रखे? ये क्या पोस्ट रिटायरमेंट के लिए रोक कर रखे? इस्तेमाल करिए उनका. अब्दुल के पिताजी का जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें मारा गया, इस तरीके का आरोप अब्दुल लगा रहे हैं. लेकिन वहीं पे अब्दुल आरोप नहीं लगा रहे, जो लोग पकड़े गए उनमें बीजेपी के लोग हैं. अब्दुल का आरोप नहीं है. पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, पुलिस ने कहा है वो बीजेपी के लोग हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी का एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं है. रिपोर्ट्स में तो दिखाया गया है उसमें बीजेपी के लोग हैं. अब पढ़िए. और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग नहीं है. तो मर्डर ठीक है, मर्डर हुआ कैसे? आप मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है आपके स्टेट में? आप इसी पर तो चुनाव लड़कर आए थे ना कि बंगाल में हालत बहुत ख़राब है लॉ एंड ऑर्डर की. तो आपने क्या बदल लिया? आपके तो अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं, और ये हेट क्राइम है. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.